हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर एंड आई विल सजेस्ट यू माय स्टूडेंट्स कि बिफोर स्टार्टिंग द थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर एक बार आपको क्या करना है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर का रिवीजन करना है। अगर आप थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर का रिवीजन करके थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को करेंगे तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि थर्मल प्रॉपर्टीज के बहुत सारे कंसेप्ट को हमें थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर यूज करना है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर कि एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हीट को मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क एंड वाइस वर्सा इज स्टडीड। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट को मैकेनिकल वर्क में और मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट करेंगे। तो थ्री इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आर देयर, हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। ऑफ कोर्स अगर हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो क्या करता है, कुछ ना कुछ अमाउंट में तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, जो उसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है, और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही सारे प्रोसेस को हमें क्या करना है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर पढ़ना है। इट्स अ रिलेशन ऑफ हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, और यू कैन से कि हम किस तरीके से हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वर्क के थ्रू हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसी के लिए हम कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं, सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स। तो देखिए, सिस्टम का मतलब तो बिल्कुल आपको क्लियर है, बट इन द थर्मोडायनेमिक्स, इन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सिस्टम क्या होता है, हम लोगों को कोई ऐसा पोर्शन लेना है जिसके अंदर हम क्या चेंज कर सके, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। ओके, अभी भी समझ नहीं आया? देखिए, इट जस्ट एग्जांपल कि मान लीजिए आपने एक सिलेंडर लिया और सिलेंडर में भी क्या लिया, एक पिस्टन वाला सिलेंडर लिया। ओके, ये पिस्टन वाला सिलेंडर लेते हैं तो नाउ यू कैन सी कि इस पिस्टन के थ्रू आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। आप हीट दोगे तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, प्रेशर भी चेंज कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी कि एक पर्टिकुलर पोर्शन जिसका हम टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर को इंक्रीज कर सके, डिक्रीज कर सके और उसकी स्टडी कर सके, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टम। ओके, अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ मैटर कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर substance on which the effect of variable such as temperature, volume and pressure are to be studied is called a system. In very easy language I explain you, system क्या होता है, जिसके अंदर हम टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर के वेरिएशन का स्टडी कर सके। ओके, तो एग्जांपल लिया था, जो सिस्टम एक सिलेंडर है जिसके अंदर क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं सराउंडिंग। तो देखिए, सराउंडिंग क्या होती है, सिस्टम के साथ जो कुछ भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी टेम्परेचर होगा, मान लीजिए 5 केल्विन टेम्परेचर है, लेकिन ये क्या होगा कि जो ये आउटर बॉडी होगी, ये जो इसकी आउटर बॉडी है जिसके साथ ये क्या कर रहा है, टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से, लोअर टू हायर। मतलब अगर हम यहाँ पे अपना पूरा सिस्टम देखें तो जो यहाँ पे कंसेंट्रेशन, किस तरीके से कंसेंट्रेशन डिफरेंस होता है, चाहे वो टेम्परेचर का हो, चाहे वो डेंसिटी का हो, तो हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पे जो उसके आसपास का एनवायरमेंट है जिसके साथ वो क्या कर रहा है, टेम्परेचर शेयर कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम which exchange energy within the system and which tend to change the property of the system is called surrounding. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है, जो मतलब ऑफकोर्स आसपास का एरिया इसके साथ क्या कर रहा है, वो एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है और टेम्परेचर एक्सचेंज कर रहा है। तो जो इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है सिस्टम की, इसी को हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। अब देखते हैं यूनिवर्स क्या होता है। तो देखो, यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इन द थर्मोडायनेमिक्स, यूनिवर्स। ओके, अब आते हैं होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है, जो कंप्लीटली यूनिफॉर्म होता है। व्हाट आई मीन टू से, यूनिफॉर्म है कि मतलब बिल्कुल सेम टाइप का है, जैसे प्योर सॉलिड हो गया या लिक्विड हो गया, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में सेम डिस्टेंस है, इनका साइज सेम है, तो दैट इज कॉल्ड द होमोजेनियस सिस्टम, जो क्या है, कंप्लीटली यूनिफॉर्म है। इसके बाद आता है हेट्रोजेनियस सिस्टम। हेट्रोजेनियस सिस्टम क्या होता है, जो कंप्लीटली यूनिफॉर्म नहीं होता है, मींस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स के साइज में डिफरेंस है, उनके डिस्टेंस के बीच में फर्क आ जाता है, तो दैट इज हेट्रोजेनियस सिस्टम। जैसे 2 डिफरेंट टाइप के लिक्विड हो गए, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द हेट्रोजेनियस। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जहां से कोई भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, व्हाट इज द आइसोलेटेड सिस्टम, जहां पे भी एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता, दैट इज द आइसोलेटेड सिस्टम। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई सिस्टम लिया जिसका जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है, बट दैट
दैट इज द कांस्टेंट। ये क्या कर रहा है, आसपास के एनवायरनमेंट से कहीं पे भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। ऐसा हो सकता है ना, जैसे मान लीजिए कि सिस्टम की एनर्जी 25 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे आउटर बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो बेसिकली होगा क्या, जो 25 डिग्री सेल्सियस है इस सिस्टम का, इसका टेम्परेचर और कम हो जाएगा क्योंकि सराउंडिंग के साथ क्या होगा, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बट इन आइसोलेटेड सिस्टम यहाँ पे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, सिस्टम में क्या होगा कि जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस से कांस्टेंट ही रहेगा, तो जो इस सिस्टम की हीट है वो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कोई एक्सचेंज नहीं होगा एनर्जी का, दैट इज द आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम यहाँ पे एक टर्म पढ़ते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो देखिए, यू नो वेरी वेल, वर्क को हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, दोनों एक दूसरे की फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, वर्क को हीट की फॉर्म में, हीट को वर्क की फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, बट इनका रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो नाउ आई कैन राइट वर्क टू हीट, ठीक है, वर्क टू हीट इज कांस्टेंट, ठीक है, और या क्या लिखते हैं, वर्क इक्वल टू जे एच। अब यहाँ पे जे क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 4.2 जूल पर कैलोरी। ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ओके, तो यहाँ पे होता क्या, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जे का मल्टीप्लाई कहाँ करना है, हीट पे करना है। जहां पे भी हीट होगी वहां पे हम क्या कर देंगे, जे का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें कन्वर्ट करने के लिए, जूल में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ऑफ कोर्स इस पे बेस्ड हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे। व्हाट इज दिस, वर्क अपॉन यहाँ पे जो हीट है इसका रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वी कैन राइट जे, और इसको आई कैन राइट वर्क डन इक्वल टू जे एच। ओके, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। क्वेश्चन इज वाटर फॉल्स थ्रू अ हाइट ऑफ 250 मीटर, पानी ये किस हाइट से गिर रहा है, 250 मीटर की हाइट से गिर रहा है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए, जैसे ही आपको दिखाई दे रहा है कि पानी किसी हाइट से गिर रहा है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि इसकी एनर्जी क्या है, इसका वर्क डन क्या है। तो टोटल अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो 3 टाइप की एनर्जी देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो देखिए, आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, सरफेस पे होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सरफेस पे होती है, और हाइट से क्या होती है, हाइट पे होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब पानी यहाँ पे हाइट से गिर रहा है तो हमें क्या मिलेगी, ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो यहाँ पे हमें m गिवन नहीं है तो m एज इट इज रखा, g का वैल्यू कितना है 9.8, और ये किस हाइट से गिर रहा है, 250 मीटर की हाइट से गिर रहा है, तो ये हमने निकाला इसका वर्क डन। अब आगे इसने क्या बोला है, एज्यूमिंग दैट होल ऑफ द एनर्जी ड्यू टू फॉल इज कन्वर्टेड इनटू हीट। अब इसने ये बोला है कि जो पानी है ऑफकोर्स इतनी हाइट से गिरा है तो इसकी पूरी की पूरी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो ये हीट है, क्यू से डिनोट करो चाहे एस से डिनोट करो, इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, mc डेल्टी। ओके, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाले थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर में हम हीट का फॉर्मूला बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने हीट का फॉर्मूला लिखा, मास की वैल्यू नहीं है, पानी के लिए स्पेसिफिक हीट क्या होता है, 1 होता है, और चेंज इन टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए क्या करना है हमें कि यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम वर्क डन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो वर्क डन क्या होता है, J इंटू एच, हम लोगों ने प्रीवियसली किया है। वर्क डन क्या होता है, J इंटू एच, जे की वैल्यू गिवन है 4.18 इंटू 10 टू पावर 3, और H क्या कैलकुलेट किया है, m इंटू 1 इंटू डेल्टी। तो इस तरीके से इस टाइप के न्यूमेरिकल में आपको 2 इक्वेशन बनानी है। एक तो जो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जिसमें आपको एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है, एंड द सेकंड वे जो एनर्जी हीट की फॉर्म में चेंज हुई है या वर्क डन की फॉर्म में चेंज हुई है उसका फॉर्मूला। यहाँ पे पहले हीट की फॉर्म में चेंज हुई थी तो हमने हीट का फॉर्मूला लिखा, एंड इससे वर्क डन की इक्वेशन कैलकुलेट कर ली, वर्क डन इक्वल टू J इंटू एच, जे की वैल्यू पुटअप करी। अब हम क्या करते हैं, ये जो दोनों इक्वेशन है दोनों को इक्वेट करते हैं। तो नाउ यू कैन सी m इंटू 9.8 इंटू 250, इसको किसके इक्वल किया, 4.18 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू m इंटू 1 इंटू डेल्टी। अब यहां से आपको डेल्टी की वैल्यू चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे भी देखिए एज इट इज सेम इक्वेशन है। इन द फर्स्ट इक्वेशन वर्क डन इक्वल टू mgh, एंड इसके बाद ये क्या हुई, सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट हो गई, एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई। हीट का फॉर्मूला लिखा mc डेल्टी, c का वैल्यू 1 पुटअप किया, ओके, एंड यहाँ पे डेल्टी हमें कैलकुलेट करना है। बट इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा, ताकि हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सके। तो वर्क डन की वैल्यू पुटअप करी J इंटू एच, जे की वैल्यू पुटअप कर दी एंड दोनों को इक्वेट कर दिया। यहाँ से डेल्टी कितना हो गया, तो देखिए m से m कैंसिल आउट हो गया,
9.8 इंटू 250 और ये वाली जो टर्म है 4.18 इंटू 10 टू पावर 3, इसको हमने डिवाइड कर दिया तो आपको यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर मिला, कितना मिला 0.59 डिग्री सेल्सियस। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ हैवी बॉक्स हैविंग अ मास ऑफ 300 kg इज पुल्ड अलोंग द लेवल रोड फॉर अ डिस्टेंस 10 मीटर। तो देखिए हम कोई हैवी बॉक्स है जिसका मास कितना है 300 kg है, उसको किस तरीके से पुल कर रहे हैं कि मतलब उसको हमें पुल करना है किस लेवल रोड पे जिसकी डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर है। आगे गिवन है हाउ मेनी किलो कैलोरी ऑफ हीट आर प्रोड्यूस, हमें क्या फाइंड आउट करना है कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो मतलब एच या क्यू कैलकुलेट करना है। गिवन कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज 0.2, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन म्यू से डिनोट करते हैं, दैट इज गिवन 0.2। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज ऑफ देखिए एग्जैक्टली तो हमें क्या चाहिए, हीट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, हीट कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू जे, वी नो वेरी वेल। जे का वैल्यू हमें पता है कितना है 4.2 इंटू 10 टू पावर 3। हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए, तो हीट क्या होगा वर्क डन अपॉन जूल, और वी कैन राइट वर्क डन अपॉन 4.2 इंटू 10 टू पावर 3। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे द बेसिक टास्क की हम इसका वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, बट फोर्स तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू आर, ठीक है, म्यू आर यही होगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है यहाँ पे, एफ क्या होता है, फोर्स क्या लगता है यहाँ पे, म्यू आर लगता है, ठीक है। आर क्या है, रिएक्शन फोर्स है, ठीक है, और यू कैन राइट म्यू इनटू एन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पे एन की जगह और आर की जगह मैं पुटअप करती हूं एम इंटू जी, तो ये मिला हमें वर्क डन। तो बेसिकली म्यू की वैल्यू पुटअप करी 0.2, मास हमें गिवन है, यहाँ पे मास गिवन है, मास गिवन है, यस गिवन है, दैट इज द 300 kg। जी का वैल्यू इट्स 9.8, आप लोग 10 भी पुटअप कर सकते हो, और किस डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है, दैट इज द 100 मीटर, सॉरी 10 मीटर। तो ये हमने डिस्टेंस की वैल्यू पुटअप करी, तो यहां से आपका वर्क डन इजी वे में निकल जाएगा। ओके, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, तो आप इसको सॉल्व करोगे, आप यहाँ पे जो वर्क डन की वैल्यू पुटअप करोगे 4.2 इंटू 10 टू पावर 3 से डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट योर आंसर। तो आपने देखा कि जो सेकंड वन इक्वेशन है दैट इज द सेम, केवल जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करनी है, और जो ये वाला पार्ट है ऑफकोर्स ये किसी भी चैप्टर में से कहीं से भी आपको बेसिक फॉर्मूला यूज करके एंड देन उसको आपको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम व्हाट हाइट मस्ट अ ब्लॉक ऑफ आइस बी ड्रॉप्ड इनटू अ वेल ऑफ वाटर। ओके, तो हम किस हाइट से जो आइस ब्लॉक है उसको नीचे गिराएं, तो उसके लिए अब ऑफकोर्स जो वर्क डन का फॉर्मूला है, हाइट आ गई तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, mgh। तो m का वैल्यू हमें नहीं पता है, जी का वैल्यू वी नो वेरी वेल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, बट अगर हम यहाँ पे सारी यूनिट देखें ना तो ये कैलोरी पर ग्राम, जूल पर कैलोरी, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मतलब सीजीएस में दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू सीजीएस में ही ले लेते हैं, 980 मल्टीप्लाई बाय एच आर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया वर्क डन। अब ये बोल रहा है कि कितने परसेंट ऑफ आइस है वो मेल्ट होनी चाहिए, कितने परसेंट ऑफ आइस मेल्ट होनी चाहिए, तो दैट इज द 5 इंटू 100, मतलब अगर टोटल आइस m है, ठीक है, m मास की है, तो हमें कितनी परसेंट आइस मेल्ट करनी है, 5%, तो ये हो गया 5/100। ओके, अब देखो बेसिकली आपको क्या निकालना है, ये तो आपने m डैश निकाला, ये तो आपने m डैश निकाला, क्योंकि 5% ऑफ आइस चाहिए, तो हमें आइस कितनी चाहिए, 5m/100। ओके, तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमें हीट का फॉर्मूला लिखना है, तो नॉर्मली हीट का फॉर्मूला या तो mc डेल्टी लेके चलते हैं, बट यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, m इंटू एल, क्योंकि देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आइस मेल्ट हो रही है, तो मतलब आइस मेल्ट हो रही है तो इसको क्या मिलेगी, लेटेंट हीट मिलेगी, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। mc डेल्टी कब लेंगे, जब टेम्परेचर में वेरिएशन होगा, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर में वेरिएशन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। तो यहाँ पे जितना भी इसको हीट मिलेगी, जहां पे भी टेम्परेचर होगा, वो सारी की सारी किसमें होगी, लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला होगा Q का m इंटू एल, क्या होगा, m इंटू एल। तो जो ये m है एग्जैक्टली वो कितना है,
5m/100, और जो लेटेंट हीट लिक्विड के लिए आइस के लिए होती है दैट इज द 80 कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ पे हमने पुटअप कर दिया मास के लिए 5/100 मल्टीप्लाई बाय m, और लेटेंट हीट की वैल्यू पुटअप कर दी 80। आप कैंसिल आउट करोगे, आपको क्या मिलेगा, Q इक्वल टू 4m। तो अब हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन तो है m इंटू 980 इंटू h, और एक जो हमारे पास है हीट है, कितनी है, 4m। ओके, तो देखो ये तो हमारे पास हीट है, अब हमें क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए। तो अगेन जैसे हमने किया था वैसे ही करते हैं। तो वर्क डन क्या होता है, Q इंटू जे। तो यहाँ पे जो हीट है दैट इज द 4, एंड जहां पे जो J है, J की वैल्यू पुटअप कर देंगे, पुटअप करी 4.2 इंटू 10⁻7। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है, जिस हाइट से गिरा है वो सॉल्व करना है। तो यहाँ पे m इंटू 980 इंटू h फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन से 4 इंटू 4.2 इंटू 10⁻7 हो गया। तो आप इसको क्या करोगे, नीचे डिवाइड में लेके आ जाओगे, तो ये इक्वेशन मिली, इसी को आगे एक्सटेंड कर दो, m इंटू 980 इंटू h इक्वल टू j इंटू 4। तो j की वैल्यू पुटअप करते हैं, दैट इज 4.2 इंटू 10⁻7, किसमें, CGS के अंदर, मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहां से h क्या हो जाएगा, 4.2 इंटू 10⁻7 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय m इंटू 980। तो देखो बेसिकली किया क्या है, यहाँ पे 10⁻7 कैसे आया। यू कैन आस्क टू मी कि मैम यहाँ पे 10⁻7 क्यों आया, क्योंकि बेटा जो हम यूनिट ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं, अर्ग में ले रहे हैं। अदरवाइज तो 10⁻3 होती है ना, लेकिन अर्ग के लिए हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया आगे। तो ये 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो नॉर्मली अगर हम यहाँ पे SI के अंदर देते हैं तो SI के अंदर एग्जैक्टली 4.2 इंटू 10⁻3 होता है, बट अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये पावर ऐड हो जाएगी, तो 4 + 3 7। तो यहां से इसको इस तरीके से अर्ग में कन्वर्ट किया गया। ओके, अब हम आते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का बिल्कुल स्टार्टिंग पार्ट है। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट्स जस्ट लाइक वेरी इजी। इसमें क्या बोला है कि मान लीजिए कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे अगर उनका टेम्परेचर सेम है। ओके, तो देखिए किस तरीके से बोलते हैं हम यहाँ पे कि मान लीजिए कोई बॉडी A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है। और यहाँ पे क्या ली, B एंड C, मान लेते हैं ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इनका भी टेम्परेचर सेम है, इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, और इन दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। तो बेसिकली A और C इन दोनों का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। अब आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ ऑब्जेक्ट A एंड B आर सेपरेटेडली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड ऑब्जेक्ट C, मतलब A भी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B भी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये A और B दोनों भी दोनों क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, मतलब दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहेगा। तो दैट इज वेरी इजी। ठीक है, अब ये समझते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या, जहां पे दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम हो जाए, इन वेरी इजी लैंग्वेज। मतलब अब आगे जो हीट है, आगे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, अब आगे हीट क्या होगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, थर्मल कॉन्टेक्ट में है। अब दोनों के अंदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का सीन बचा ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी दे आर इन द सेम टेम्परेचर। तो दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। अब हम समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, बेसिकली जो ये वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, इन सबको ही स्टडी करते हैं कि टाइम के साथ किस तरीके से चेंज होते हैं। अब देखिए इसके अंदर एक साइन कन्वेक्शन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द न्यूमेरिकल। तो देखिए कोई भी सिस्टम है वो हीट गेन करता है। अगर मान लीजिए आपको हीट मिल रही है, आप अपनी बॉडी का एग्जांपल लो एंड देन आपको फिर साइन इजीली समझ आ जाएंगे। अगर किसी भी बॉडी ने हीट गेन किया तो दैट मींस ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बट अगर कोई सिस्टम क्या कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है, ठीक है, हीट उससे बाहर निकल रही है, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इन द सेम सिस्टम काम कर रहा है तो हम उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अगर सिस्टम ने वर्क डन किया है तो क्या होगा, पॉजिटिव हुआ। बट अगर सिस्टम के ऊपर काम हुआ है तो हम क्या लेते हैं, उसे एज ए नेगेटिव लेते हैं। इन द सेम वे अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है सिस्टम की तो उसको एज अ पॉजिटिव लेंगे, और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो उसको एज ए नेगेटिव लेंगे। वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू द साइन कन्वेंशन। तो देखिए अगर आपके सिस्टम ने
अगर आपका सिस्टम हीट गेन कर रहा है, अगर आपके सिस्टम को हीट मिल रही है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर सिस्टम ने हीट लॉस करी तो उसे क्या लेंगे, एज ए नेगेटिव लेंगे। ओके, इन द सेम वे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई तो वो पॉजिटिव हो गया, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई तो वो नेगेटिव हो गया। ये दोनों तो पॉइंट बिल्कुल मतलब सिमिलर टाइप के हैं और इजी भी है समझने के लिए। अब द सेकंड वाला सिस्टम कि मान लीजिए कि आपका सिस्टम काम कर रहा है तो हमने क्या लिया, पॉजिटिव लिया, और सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है तो उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। बिकॉज वी ऑलवेज वांट कि हम अपना काम खुद से करें, हमें किसी से नहीं काम कराना। तो अगर हमने काम किया है, ठीक है, अगर हमारे सिस्टम से काम हो रहा है तो वो पॉजिटिव है, बट सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये तो साइन कन्वेंशन था। इसी के बाद आता है इंडिकेटर डायग्राम। इंटीग्रेटर डायग्राम क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम के लिए। तो बेसिकली देखिए, अगर हम एक सिंपल सी इक्वेशन देखते हैं पीवी इक्वल टू आरटी, तो नाउ यू कैन से कि जो वॉल्यूम और प्रेशर होते हैं दोनों की दोनों क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। किस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पर एक बॉडी है, मतलब यहाँ पे उसके अंदर हमने पिस्टन लगाया। अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर को हमें चेंज नहीं करना है। हम किस में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, केवल वॉल्यूम में और प्रेशर पे। तो देखिए बेसिकली अभी मैंने क्या किया, जो ये वॉल्यूम है मैं उसको इंक्रीज करती हूँ। तो देखिए वॉल्यूम पहले इस लाइन पे था, अब मैंने पिस्टन की हेल्प से वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। तो देखिए अभी के अभी सारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स पास थे वो क्या हो गए, वॉल्यूम को इंक्रीज करने से दूर दूर हो गए। अब जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए तो प्रेशर क्या करे, लगेगा, कम लगेगा। इट विल हैपन ऑफ कोर्स। देखिए पहले क्या है, सारे मॉलिक्यूल्स पास में है तो उनमें क्या लग रहा है, ज्यादा प्रेशर लग रहा है, और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज किया तो सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, गैस के दूर दूर हो गए, तो मतलब इनमें प्रेशर कम लगेगा। तो नाउ वी कैन से वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर रिड्यूस होगा, प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम रिड्यूस होगा। ओके, तो नाउ यू कैन सी द ग्राफ। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, और वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ए एंड बी दो पोजीशन है कि एक ए पॉइंट पे यहाँ पे P1 प्रेशर है और V1 वॉल्यूम है, एंड द सेकंड पॉइंट में क्या है, P2 प्रेशर है एंड V2 वॉल्यूम है। ओके, अब हम आते हैं इंडिकेटर डायग्राम का एक एप्लीकेशन और समझते हैं कि बेसिकली इंडिकेटर डायग्राम का हम यूज क्यों करते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन को कैलकुलेट करके। ठीक है, कैसे आपको पता चल जाता है वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है या कंप्रेशन हुआ है, तो उसके थ्रू यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क। अब देखिए यहाँ पर हम ग्राफ को समझते हैं कि मान लीजिए जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर मान लीजिए वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मतलब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, वॉल्यूम इसी पॉइंट पे है, और प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। ओके, तो नाउ वी कैन से कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, तो मतलब वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। वर्क डन में कोई मतलब नहीं है कि आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करो, प्रेशर इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो। एज यू कैन सी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, बट जो हमारा वॉल्यूम है वो कॉन्स्टेंट है। तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो मतलब वर्क डन जीरो है। ठीक है, पिस्टन ने बिल्कुल भी मूव नहीं किया है। अगर मान लेते हैं वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो देखिए किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, या तो यहाँ पे एज यू कैन सी भी इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर एक केस में कांस्टेंट है और एक केस में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो बेसिकली अगर मान लीजिए वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो दैट मींस तब तो वर्क डन हुआ है, तो वर्क डन की वैल्यू जीरो से ज्यादा ही होगी। ओके, तो एक केस में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो होगा, बट अगर यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो दैट मींस हमारे सिस्टम ने वर्क डन किया है। ओके, अब हम आते हैं वर्क डन क्लॉकवाइज साइकिल। तो देखिए क्लॉकवाइज साइकिल का मतलब क्या है कि देखिए हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम इस तरीके से जा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं तो वर्क डन होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा इस पार्ट के लिए। तो इस पार्ट के लिए वर्क डन पॉजिटिव है क्योंकि हम आगे की तरफ जा रहे हैं, और ये साइक्लिक प्रोसेस है। फिर क्या हुआ, हम इनिशियल पोजीशन पे आए तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो दैट मींस हमें ऑफ कोर्स इस तरीके से जाना है ना, 1 2 3 4। तो वॉल्यूम अगर आप लेके आगे चल रहे हो एक्सिस में तो आप स्ट्रेट पाथ में आगे ही जाओगे, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो जो वर्क डन है वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। नाउ यू कैन सी कि एक पूरे साइक्लिक प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि ऑफकोर्स यू नो अबाउट एनर्जी कन्वर्जन की जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, बट जो टोटल एनर्जी होती है वो जीरो हो जाती है। और यहाँ तो क्या है, दोबारा यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से ही चले गए, तो जो टोटल वर्क डन है वो कितना हो गया, जीरो हो गया। अब इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं फॉर वन कंप्लीट साइकिल एज शोन इन द पीवी डायग्राम।
E फॉर द गैस। तो हमें यहाँ पे देखिए जो चेंज इन एनर्जी है वो कैलकुलेट करनी है। तो एज यू कैन सी के पूरा की पूरा क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। तो जो टोटल एनर्जी होगी या चेंज इन एनर्जी है वो क्या होगा, जीरो होगी। तो साइक्लिक प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, द नेट हीट ट्रांसफर क्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ओके, जो हीट ट्रांसफर है क्यू है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है और जीरो है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी साइकिल क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मूव कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मूव कर रही है तो क्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट अगर आपकी साइकिल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, अगर आपकी साइकिल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो क्यू क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो अभी देखते हैं हमारी जो साइकिल है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो देखिए अगर इस तरीके से होती तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती, बट ये क्या है, अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। तो जो हीट है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो हीट मिलेगी वो हमें क्या मिल जाएगी, नेगेटिव। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप किसी सिस्टम को हीट देते हो, अगर किसी सिस्टम को आप हीट देते हो तो ये क्या करेगा, सिस्टम हीट को एब्जॉर्व कर लेगा। क्या करेगा, ये सिस्टम हीट को एब्जॉर्व कर लेगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सिस्टम को हीट दी और इसने क्या किया, इसी हीट को एब्जॉर्व किया। अब ये एब्जॉर्व करके क्या करेगा, तो जो कुछ इसकी हीट है वो किस में हो जाएगी कन्वर्ट, इंटरनल एनर्जी पे। तो देखिए ये जो सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्व की थी, कुछ इसमें किसमें कन्वर्ट हो गई, इंटरनल एनर्जी में, और बाकी का क्या हो गया, वर्क डन हो गया। तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से, आपने किसी सिस्टम को हीट दी तो वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्व कर लेता है। और वो जो हीट को एब्जॉर्व करता है तो उसमें कुछ अमाउंट तो क्या होती है, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर देती है। हर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, सिस्टम को हीट देने से उसकी इंटरनल एनर्जी थोड़ी बहुत अमाउंट में इंक्रीज हो जाती है और थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, वर्क डन हो जाता है। तो Q इक्वल टू U प्लस W। ओके, if some quantity of heat is supplied to a system capable of doing external work, then the quantity of heat absorbed, तो किस क्वांटिटी में हीट एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम के द्वारा, इज इक्वल टू द सम ऑफ इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी। क्या हुआ, उसने कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया और कुछ क्या हुआ, उससे एक्सटर्नल वर्क डन हुआ। ओके, तो बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी होती है ना तो वो क्रिएट होती है ना वो डिस्ट्रॉय होती है, बस क्या होता है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो 3 पैरामीटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, Q, U एंड वर्क डन। ओके, तो इसी पे बेस्ड इसके न्यूमेरिकल होते हैं। ओके, तो ये एवरी प्रोसेस पे फॉलो होता है, सॉलिड लिक्विड गैस पे फॉलो होता है, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, तो ये सभी पे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो होता है। ओके, तो अगर हम इसे बोलते हैं कि किसका कंसेप्ट है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ लिमिटेशंस भी है। एक तो ये डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो को एक्सप्लेन नहीं करता, और ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है कि जो ठीक है आपने जो हीट दी वो कुछ अमाउंट में इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और कुछ अमाउंट में वर्क डन हो गया। तो टोटल किस अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है और किस अमाउंट में ये वर्क डन में कन्वर्ट हुआ है, तो ये भी इसके थ्रू हमें अच्छे से समझ नहीं आ पाता। ओके, फर्स्ट लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट A to B। तो देखिए नाउ यू कैन सी द फिगर, यहाँ पे गिवन है कि अगर कोई हम सिस्टम है इसे A से B लेके जाते हैं तो A से B दो तरीके से जा सकते हैं, ACB और ADB। बट यहाँ पे क्या गिवन है, अलोंग द पाथ ACB, मतलब हमारा जो पाथ है वो इस तरीके से जा रहा है ACB, एंड आगे गिवन है कि 60 जूल ऑफ हीट फ्लो इन द सिस्टम। ओके, एंड यहाँ पे कितनी हीट फ्लो होती है इसके अंदर, 60 जूल हीट फ्लो होती है, एंड 30 जूल ऑफ वर्क आर डन। एंड यहाँ पे क्या गिवन है कि 30 जूल हमने वर्क डन किया है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दिखते ही आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो फर्स्ट लॉ पे बेस्ड इक्वेशन लिखनी है। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ पे बेस्ड इक्वेशन लिखे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो dq इक्वल टू du प्लस dw, यही होता है, Q इक्वल टू U प्लस W। ओके, जब भी कोई सिस्टम को हम हीट देते हैं वो क्या करती है, थोड़ी बहुत तो उसको इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, कुछ क्या होती है उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाती है और रिमेनिंग का वर्क डन हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, Q गिवन है, W गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्या करना है, U वी कैन कैलकुलेट इजिली। तो यहाँ पे U क्या हो जाएगा, Q माइनस W। और ये जो इंटरनल एनर्जी है ये है भी कौन सी, जब आप A से B पे जा रहे हो, तो व्हाट आई कैन राइट, UB माइनस UA। हम कहां से जा रहे हैं, A से B में, तो चेंज कितना होगा, UB माइनस UA। कितना हुआ, Q माइनस W, Q कितना है 60,
वर्क डन कितना है 30, तो बेसिकली आपको इंटरनल एनर्जी कितनी मिली 30 जूल, एज इट इज यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि हाउ मच हीट फ्लो इन द सिस्टम अलोंग द पाथ ए डी बी इफ द वर्क इज 10 जूल। तो ठीक है, यहां से हमने यू बी माइनस यू ए को कैलकुलेट कर दिया, बट हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है कि यहां पे अलोंग द पाथ ए डी बी हमने ए सी बी के लिए कैलकुलेट किया है, बट हमें अब किसके लिए कैलकुलेट करना है, ए डी बी के लिए कैलकुलेट करना है इफ वर्क इज 10 जूल। तो देखिए यहां पे हमें डायरेक्टली ये गिवन है कि अगर हम ए डी बी पाथ को देखें, यहां पे ए डी बी, तो यहां पे गिवन ये है कि जो वर्क डन है वो कितना है 10 जूल है, वर्क डन कितना है 10 जूल है। और फॉर्मूला क्या होगा, Q इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, ओके एज इट इज ये फॉर्मूला होगा। अब देखिए यहां पे आपको जो U का वैल्यू है वो क्या मिलेगा, तो अगर हम देखें यहां पे ए सी बी पाथ और ए डी बी पाथ इट जस्ट लाइक द सेम, तो यहां पे जो इंटरनल एनर्जी, अगर हम यहां पे देखेंगे जो इंटरनल एनर्जी इसने एब्जॉर्व की है वही इसी के लिए होगी, ए डी बी के लिए। तो यहां पे जो फर्स्ट वाले की केस की इंटरनल एनर्जी है ए सी बी के लिए, वही हम किस में यूज करेंगे, एडीबी के लिए यूज कर लेंगे। और वर्क डन कितना है यहाँ पे 10 जूल, तो वर्क डन की वैल्यू पुटअप करी 10 जूल, तो हमें हीट कितनी मिली 40 जूल। तो हमें अलोंग द पाथ एडीबी के लिए क्या मिल जाती है, हीट मिल जाती है, कितनी है 40 जूल है। किस तरीके से सॉल्व किया, ऑफ कोर्स फॉर्मूला क्या होगा, डी यू प्लस डब्ल्यू, वर्क डन तो हमें गिवन ही है 10 जूल, इंटरनल एनर्जी हमें गिवन नहीं थी, तो हमने क्या किया एसीबी पाथ से सॉल्व कर दिया, तो वहां से हमें इंटरनल एनर्जी आ गई और इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो जाता है। अब द सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, व्हेन द सिस्टम इज रिटर्न्ड बी टू ए अलोंग द कर्व पाथ। अब ये बोल रहा है कि सिस्टम क्या है, फिर से बी से ए पे आता है, बी से ए पे आता है, ठीक है, बट कर्व पाथ से आ रहा है, मतलब अभी ये स्ट्रेट पाथ से नहीं आएगा, इस तरीके से आएगा, कर्व पाथ से आएगा। तो ये इस तरीके से बी टू ए पे आएगा और जो वर्क डन है सिस्टम का वो कितना है 20 जूल है। तो सिस्टम क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा या हीट लिबरेट करेगा और कितनी करेगा, ओके। तो देखो ऑफकोर्स हम लोग क्या फॉर्मूला लेंगे, डी क्यू का फॉर्मूला लेंगे। अब हम कैसे आ रहे हैं, तो देखो बी से लेके ए पे आ रहे हैं, तो यहां पे हो गया यू ए माइनस यू बी। ऑफकोर्स देखिए डी क्यू का फॉर्मूला हम यही लेके चलेंगे, डी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा यू प्लस वर्क डन, बट यू कौन सा, हम कहां से आ रहे हैं, बी से ए पे आ रहे हैं, तो ये हो गया यू ए माइनस यू बी प्लस वर्क डन, ओके एज इट इज। अब देखो क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो वर्क डन है वो -20 जूल का है, बट यू ए माइनस यू बी की वैल्यू क्या है, तो देखिए यू बी माइनस यू ए तो हमने सॉल्व कर रखा है, कितना है 30 जूल है, तो यू ए माइनस यू बी कितना हो जाएगा -30 जूल, उसका अपोजिट ही होगा, यू बी माइनस यू ए 30 जूल है, तो यू ए माइनस यू बी कितना हुआ -30 जूल, हमने यहाँ पे -30 जूल पुटअप कर दिया। तो बेसिकली नाउ यू कैन सी कि अलोंग द पाथ, ये जो कर्व पाथ है बी ए, इसके अंदर कितनी हीट मिलेगी -50 जूल की हीट मिलेगी, ओके। और सिस्टम के क्या आएगी, बाहर की तरफ निकलेगी, मतलब लिबरेट होगी, क्योंकि माइनस का साइन है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ यू ए इज 0, मतलब ए पॉइंट पे अगर जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है 0 है, और डी पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी कितनी है 22 जूल है, ओके ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द हीट एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस ए टू बी एंड डी टू बी। तो देखिए ये है ए टू डी, तो ए टू डी में यहाँ पे कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, तो देखिए इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि ए तो 0 है और यहाँ पे क्या है ए टू डी जा रहे हैं, तो डी पॉइंट पे वी नो वेरी वेल 22 जूल है, और यहाँ पे क्या है देखिए ए पॉइंट पे 2 एनर्जी आई है 40 और एक 30, दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 20 माइनस 10, ओके 30 माइनस 40 माइनस 10, तो ये हो गया -10, तो 22 माइनस माइनस प्लस 10 कितना हो गया 32 जूल, तो दैट विल बी आवर आंसर, ओके। अब देखिए सेकंड प्रोसेस भी बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करते हैं, कैसे, डी से लेके बी तक। तो हम यहाँ पे बी से लेके डी पे आ रहे हैं, तो ये डी से लेके बी पे गए, तो ये क्या हो जाएगा यू बी माइनस यू डी। तो देखिए यू डी की वैल्यू पता है हमें, यहाँ पे क्या हो जाएगा यू बी माइनस यू डी। तो देखिए यू डी की वैल्यू वी नो 22 जूल है, और बी पॉइंट पे कितनी एनर्जी आ रही थी 30 जूल, तो ये 30 माइनस 22 कितना मिला आपको 8 जूल। तो इन दिस वे वी हैव टू डू दिस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 kg ऑफ वाटर एट 373 केल्विन। तो देखिए यहाँ पे जो पानी है वो कितना गिवन है, 1 kg वाटर लिया है और कितना टेम्परेचर पे 373 केल्विन पे ये क्या हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम पे कन्वर्ट हो रहा है, और जिसमें टेम्परेचर क्या है सेम है। अब आगे गिवन है वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर बिकम्स 1671
सेंटीमीटर क्यूब ऑन बॉइलिंग। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज 5.4 इंटू 10⁵ कैलोरी पर केजी। तो सबसे पहले हमें इस पूरे सिस्टम में कैलकुलेट क्या करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इक्वेशन क्या होगी, Q इक्वल टू U प्लस डब्ल्यू, एज इट इज जो हमने सॉल्व किया है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट मीन्स हमें U कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, Q माइनस डब्ल्यू। तो देखिए हीट को वी कैन सॉल्व इट, वी हैव टू सॉल्व इट इन द सेम वे। हमें क्या करना है, वर्क डन को भी सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे वर्क डन को कैसे सॉल्व करेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला क्या लेके चलेंगे, P मल्टीप्लाई बाय dV, ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। चेंज क्या होगा, वॉल्यूम, क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम, और क्या हो गया V2 माइनस V1। अब देखते हैं हमारे पास डेटा क्या क्या है, क्योंकि हमें पता चल गया कि ठीक है हमारी को चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की इक्वेशन ली, यहां से हमें मिल गया U इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू। वर्कडन को कैसे सॉल्व करेंगे, वर्कडन कैसे सॉल्व करेंगे, PdV से। P इज कांस्टेंट और चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम। तो एज यू कैन सी कि 1 kg वाटर है जिसको हम किस पे कन्वर्ट करें, 373 केल्विन पे कन्वर्ट कर रहे हैं। किस पे कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टीम में, मतलब लिक्विड को हम स्टीम पे कन्वर्ट कर रहे हैं, बट टेम्परेचर क्या है, सेम है। ओके, अब देखिए जैसे ही हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो आगे ये गिवन है कि जो वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1670 सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है जैसे ही हम उसे बॉईल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ओवरऑल वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम देखते हैं 1 kg वाटर का, तो कितना हो गया, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है तो हम इसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दे, तो ये कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 kg में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। इन द सेम वे अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या हो गया, 10⁻³ मीटर क्यूब। इन द सेम वे अब हम क्या करते हैं, ये जो वॉल्यूम है 1 kg वाटर है, ये स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं 1 kg स्टीम को भी किस में कन्वर्ट करते हैं, वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 kg स्टीम है तो 10⁻³ इंटू 1671। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1670 सेंटीमीटर क्यूब में। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 kg को कन्वर्ट कर रहे हैं तो आगे 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दिया। वंस अगेन इसको भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है 1.671 मीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन क्या है, प्रेशर V2 माइनस V1। तो वंस अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे जो हम यहाँ पे प्रेशर लेंगे वो कौन सा लेंगे, नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेंगे। तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू पुटअप करते हैं 1.01 इंटू 10⁵। इसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, तो देखिए वॉल्यूम में कितना है 1.671, और यहां से यू कैन सी कि कितना हो गया 0, ये है 0.001। तो बेसिकली जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो इतना में क्या मिल गया 1.670। तो यहाँ पे वॉल्यूम कैसे चेंज किया है, दिस इज द V2 एंड दिस इज द V1। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। वंस अगेन आई एम सॉल्विंग, इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन। बाकी आपको क्या हो, ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में समझ आ जाए, बिकॉज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप भी मेरे साथ एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, अदरवाइज आई एम इरेजिंग दिस वाई, क्योंकि मे बी आप लोगों को कहीं ना कहीं राइटिंग कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए मैं आपको पूरा एक बार अच्छे से सॉल्व करके दिखा देती हूँ ताकि न्यूमेरिकल क्या हो आप लोगों से बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाए। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना था, कैलकुलेट करना था चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन का यूज किया, Q इक्वल टू U प्लस वर्क डन। ओके, तो वर्क डन यहाँ पे हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो U क्या मिला, Q माइनस W। अब हम एक एक पैरामीटर को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज PdV। अब यहाँ पे PdV कितना हो गया, मतलब चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1। अब हम V1 को भी कैलकुलेट करेंगे और V2 को भी कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे V1 को कैलकुलेट करते हैं, तो फर्स्ट केस में हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 1 kg वाटर गिवन है। तो हमने क्या किया, उसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, तो दैट इज द 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इन द सेम वे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे V2 कैलकुलेट करते हैं। तो इसने ये बोला है कि जैसे ही आपने क्या किया, टेम्परेचर दिया, तो जो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है किसमें चेंज हो जाता है,
1671 सेंटीमीटर क्यूब में। तो हमारे पास कितना है, हमारे पास कितना है 1 kg है, तो हमने आगे क्या किया 10 टू पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब में। अब आगे हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 1.671 मीटर क्यूब, तो ये हमने 1 kg का वॉल्यूम निकाल लिया। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिला, मीटर में करने के लिए 0.001 मीटर क्यूब। ओके, अब हमें क्या करना है V2 माइनस V1, तो प्रेशर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे जिसकी वैल्यू आपको हमेशा याद होनी चाहिए 1.01 इंटू 10 टू पावर 5। अब हमें क्या करना है V2 माइनस V1, तो देखिए यहाँ पे माइनस करते हैं V2 माइनस V1, दिस इज द V2 एंड दिस इज द V1, तो 0.001, तो हमें क्या मिला यहाँ पे 1.670, तो ये हो गया वॉल्यूम का डिफरेंस। अब आगे क्या करना है, केवल कैलकुलेशन पार्ट करना है, तो यहां से आपका आ जाएगा वर्क डन। ओके, तो 1.01 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू 1.67 ओके जूल, ये हमें मिल गया वर्क डन। ओके, अब इसके बाद वर्क डन की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, इंटरनल एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, क्लियर है। तो सबसे पहले डी चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले किस में हो रहा है, जूल में है, हम क्या करेंगे इसे कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं 4.2 का डिवाइड कर देते हैं। अब आप इसमें 4.2 का डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 4.026 इंटू 10 टू पावर 4 कैलोरी। तो अभी हमारा जो वर्क डन है वो क्या हुआ, पूरी तरीके से कैलोरी में चेंज हो गया है। अब हम देखते हैं कि हमें हीट कितनी गिवन है, तो आगे यू नो वेरी वेल यहाँ पे आपको कौन सी हीट मिलेगी, लेटेंट हीट मिलेगी, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं, इसे स्टीम दे रहे हैं, ठीक है, जो ये वाटर है उसको क्या स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली लिक्विड स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगी, लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे 5.4 इंटू 10 टू पावर 5। तो यहाँ पे लेटेंट हीट की वैल्यू पुटअप करते हैं 5.4 इंटू 10 टू पावर 5 माइनस जो हमने अभी वर्क डन कैलकुलेट किया है, इसको सॉल्व करोगे आप। ओके, तो देन यू कैन गेट योर आंसर। यहाँ पे 4.046 है, 4.026 इंटू 10 टू पावर 4। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए 10 टू पावर 5 में चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे 5.4 इंटू 10 टू पावर 5 ले लेते हैं एंड आगे 0.4026 लगा देते हैं, ताकि आगे भी क्या आ जाए 10 टू पावर 5 आ जाए और आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाए। तो इन दिस वे वी हैव टू डू दिस। अब हम यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देखते हैं, तो देखिए जो सबसे पहला प्रोसेस होता है दैट इज आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस। अब देखिए सबसे पहले ये आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, या आइसोमेट्रिक कांस्टेंट आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी जिसे हम बोलते हैं, ये होता है कि जब भी आप कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कर रहे हो जिसके अंदर प्रेशर और टेम्परेचर तो वेरी कर रहा है, प्रेशर एंड टेम्परेचर तो वेरी कर रहा है, बट वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, बट वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो जो डेल वी है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। डेल वी कितना हुआ, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। और ऑफ कोर्स अगर आप ग्राफ देख के भी देख सकते हो तो यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, केवल चेंज क्या हो रहा है, प्रेशर हो रहा है। तो जब भी प्रेशर और टेम्परेचर वेरी होता है और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या है, डेल वी जीरो है, तो देखिए डीपी अपॉन डीवी, हमने यहाँ पे ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ किया है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो डीपी अपॉन डीवी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज जीरो, अब किसी को भी जीरो में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, इंफिनिटी। तो यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलता है जिसमें डीपी अपॉन डीवी की वैल्यू क्या मिल जाती है, हमें इंफिनिटी मिल जाती है। और टोटल जो वर्क डन होगा, देखिए वर्क डन क्या होगा, वो भी जीरो होगा, क्योंकि ऑफकोर्स वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, यू प्लस डब्ल्यू, अब वर्क डन नहीं हो रहा है तो जो हीट है वो किसके इक्वल हो गई, यू के इक्वल हो गई। नाउ लेट्स स्टार्ट आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि बेटा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जबकि जो प्रेशर और वॉल्यूम होता है ये दोनों को हम वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल होते हैं, इन दोनों को हम वेरी कर सकते हैं, बट वंस अगेन टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसकी इक्वेशन क्या लेके चलते हैं, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, म्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स और यहाँ पे टी क्या है, कांस्टेंट है। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला देखें, द फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर प्रेशर एंड द सेकंड इज फॉर यहाँ पे वॉल्यूम की फॉर्म पे। तो केवल डिफरेंस ये आएगा कि जैसे नाउ यू कैन सी यहाँ पे आपने लिया 2.303 म्यू आर टी लोग
P1 बाय P2 एंड वॉल्यूम की फॉर्म में हो जाएगा V2 बाय V1। ओके, तो दोनों की दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो केवल इतना सा डिफरेंस आया और ये दोनों फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। एंड इन द लास्ट अगर प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन फाइंड आउट करें तो क्या होगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यहाँ पे हम टेम्परेचर को कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज वी नो वेरी वेल टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट है। इसी के बाद अगर हम आइसोथर्मल का कर्व देखें तो कुछ हमें इस तरीके से ग्राफ मिलता है इसका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, ये हमें हाइपरबोला की फॉर्म में क्यों मिला है, बिकॉज ऑफ देखिए यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इन द सेम वे अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इन एनी वे यू कैन ग्राफ द ड्रॉ, ठीक है। बट हमें इससे ये पता चल गया कि जो ये प्रोसेस है ये क्या है, आइसोथर्मल है। इफ वी राइट द इक्वेशन तो ये क्या हुई, dp अपॉन dp इक्वल टू माइनस p अपॉन v, और यू कैन डायरेक्टली राइट माइनस, जैसे यहाँ पे लिखा है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यहाँ पे जो स्लोप की इक्वेशन क्या होगी, एज इट इज dp अपॉन dv इक्वल टू माइनस p अपॉन v। अब हम आते हैं स्पेशल पॉइंट पे कि जैसे कि यहाँ पे बेसिकली हम कंसीडर क्या करते हैं कि देखिए बेटा होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, ओके, तो ऑफकोर्स आपको जो स्लोप है वो तो इसी तरीके का मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने T1 टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया, एक टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे एंड यहाँ पे दूसरे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे ग्राफ बनाया, तो जो टेम्परेचर के साथ साथ क्या होगा, जो इसका हाइपरबोला है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो एज यू कैन सी यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप एज यू कैन सी की जो प्रेशर की वैल्यूज है, ठीक है, वो वॉल्यूम के साथ आपको वेरी करती हुई मिलेगी, ठीक है, वेरी करती हुई मिलेगी, बट जो उसका रिलेशन है वो इस तरीके से लाइन में आएगा। तो सेकंड थिंग इज ये कि दोनों के दोनों कर्व होते हैं वो एक ही टेम्परेचर पे, ऐसा नहीं है कि आपको दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ, यहाँ पे आपने दो टेम्परेचर लिए बट प्रेशर और वॉल्यूम एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए, नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। दिस इज द राइट ग्राफ। हमें हमेशा ग्राफ इसी तरीके से मिलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया और आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपका प्रेशर और वॉल्यूम एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो दिस विल नॉट पॉसिबल। हमेशा हमें इसी टाइप का ग्राफ मिलेगा। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो देखिए बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। व्हाट यू कैन मीन टू से कि जो यहाँ पे Q होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 होगा। ओके, अब हम यहाँ पे इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, PV इक्वल टू म्यू RT, ओके, जिसके अंदर प्रेशर एंड वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे वॉल्यूम के साथ क्या लेना है, गामा, ऊपर गामा। तो यू नो वेरी वेल यहाँ पे गामा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो PV इसके जो पावर में क्या आएगा, गामा आएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एज यू कैन सी द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, तो P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा इक्वल टू K। तो K क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम दूसरी टर्म्स में इसको देखें कि अगर मान लीजिए आपको टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना है तो फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ओके, तो जैसे मान लीजिए P1 T1 इक्वल टू P2 T2 है, तो हमने क्या लिखा, प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर्म में लिखा। तो यहाँ पे टेम्परेचर के ऊपर आ जाएगा गामा और P के ऊपर आ जाएगा 1 माइनस गामा। ओके, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है प्रेशर और टेम्परेचर को लेके। यहाँ पे हमने केवल एडियाबैटिक के लिए लिया था तो हमने केवल यही वाला फॉर्मूला लिया। इन द सेम वे वर्क डन का एक फॉर्मूला आप लोग और याद रखेंगे, किस केस के अंदर, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, म्यू आर अपॉन गामा माइनस 1 ब्रैकेट में T1 माइनस T2, क्योंकि यहाँ का जो डेरिवेशन है दैट इज नॉट नेसेसरी। इन द लास्ट आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए डायरेक्टली। कई बार इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आते हैं, काम करना है, रिवाइज करना है, इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो ऑफकोर्स इससे भी आपका ये वाला चैप्टर हो जाएगा। तो वर्क डन इक्वल टू म्यू आर अपॉन गामा माइनस 1 ब्रैकेट में T1 माइनस T2। इसे P1 V1 की फॉर्म में लिखेंगे, PV की फॉर्म में लिखेंगे, बिकॉज ऑफ PV क्या होता है, nRT और म्यू RT। तो यहाँ पे म्यू RT है, हम इसे PV की फॉर्म में लिख देते हैं। तो गामा 1 बाय गामा माइनस 1 विल बी सेम एंड ब्रैकेट में P1 V1 माइनस P2 V2। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने जितने भी प्रोसेस का स्टडी किया है उन सबको एक साथ में लेके आ गए, उनकी डेफिनेशन को समझते हैं और उसके अंदर Q, del U एंड वर्क डन को डिफाइन करते हैं। एंड दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स आपको ये चैप्टर के अंदर ये टेबल तो याद होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली आपको इससे न्यूमेरिकल मिलते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, जिसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें जो हीट होती है, कितनी होती है, हीट का एक्सचेंज नहीं होता, तो Q किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जो आइसोथर्मल प्रोसेस है इसमें आपको टेम्परेचर कांस्टेंट मिलेगा, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट मिलेगा, आइसोबैरिक प्रेशर
प्रोसेस के अंदर हमें प्रेशर कांस्टेंट मिलता है और एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो हीट होती है वो किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। तो वंस अगेन अब देखिए यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है तो Q किसके इक्वल हो गया, W के इक्वल हो गया। इंटरनल हीट यहाँ पे क्या है, 0 है। यहाँ पे इंटरनल हीट क्या होती है, 0 होती है। देखिए Q का फॉर्मूला क्या है, U प्लस W, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। हमने क्या बोला, यहाँ पे T क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो जो इंटरनल हीट है वो क्या हो गई, 0 हो गई। तो Q किसके इक्वल हो गया, वर्क डन के इक्वल हो गया। इन द सेम वे इंटरनल हीट हमने देखी ली कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल हीट क्या हो गई, इसके अंदर 0 हो गई। एंड वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, म्यू RT इनवर्स VF डिवाइडेड बाय VI। तो ये फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम है। इन द सेम वे म्यू RT इनवर्स PI अपॉन PF, तो मतलब स्टार्टिंग, इनिशियल एंड फाइनल। ओके, तो दोनों को यू कैन सी कि दोनों इनवर्सली है, यहाँ पे VF अपॉन VI है और यहाँ पे PI अपॉन PF है। ओके, तो दोनों की फॉर्म में आपको वर्क डन का फॉर्मूला आना चाहिए। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर वी नो वेरी वेल जो हीट होता है किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके इक्वल हो गई, म्यू CV डेल T। ओके, इन द सेम वे जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, माइनस डेल यू, कि मतलब जो भी हीट होगी उसका अपोजिट होगा। और यू कैन राइट PIVI माइनस PFVF अपॉन गामा -1। गामा यू नो वेरी वेल व्हाट इज द गामा, यहाँ पे क्या, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। इन द सेम वे आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। फॉर्मूला क्या हुआ, हीट का म्यू CP डेल T, एंड जो हीट है इंटरनल हीट है इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू CV डेल T। एंड इन द सेम वे वर्क डन क्या होगा, P ब्रैकेट में BF माइनस VI। आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें हीट का फॉर्मूला क्या होगा, Q इक्वल टू डेल यू, इसको आई कैन राइट म्यू CV डेल T। एंड इन द सेम वे जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या होगी, सेम होगी, म्यू CV डेल T। तो जो वर्क डन है वो क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, तो इन दिस वे यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला। ये जितने भी प्रोसेस हैं आपको याद होना चाहिए कि किसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है, किसमें प्रेशर कांस्टेंट है, किसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। और ये जो चारों प्रोसेस हैं इनकी हीट का फॉर्मूला या इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला, ये सारे के सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। बिकॉज ऑफ कोर्स इसका डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट बट फॉर्मूला इज टू मच इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली अलोंग AB एंड डज 700 जूल ऑफ वर्क। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है कि कोई आइडियल गैस है, एक्सपेंड होती है आइसोथर्मल। अब देखिए आइसोथर्मल के केस में क्या होता है, अब हमें पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल के केस में क्या 0 होता है। तो आपको पता है आइसोथर्मल के केस में जो डेल यू है वो क्या होता है, 0 होता है। तो अगर आपको टेबल याद है तो आप फटाक से यू कैन डू इट। ओके, तो वी नो वेरी वेल जो ये AB है यहाँ पे क्या है, आइसोथर्मल है, तो यहाँ पे जो हीट है वो क्या हुई, 0 हुई। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करेंगे। तो देखिए Q का फॉर्मूला क्या होता है, U प्लस W, एंड U क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो Q की वैल्यू कितनी मिली, वर्क डन के इक्वल मिली। अब यहाँ पे गिवन है कि 700 जूल का वर्क कर रहा है। तो अगर इस फर्स्ट लाइन के प्रोसेस में देखें तो यहाँ पे U हमें 0 मिल गया क्योंकि ऑफ कोर्स आइसोथर्मल है, और हीट और वर्क डन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर वर्क डन है 700 जूल जो गिवन है, तो जो हीट भी कितनी हो जाएगी, 700 जूल हो जाएगी। आगे गिवन है हाउ मच हीट डज द गैस एक्सचेंज अलोंग AB। तो ऑफ कोर्स कितना हीट एक्सचेंज करेगा ये, 700 जूल। किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, द गैस देन एक्सपेंड एडियाबैटिकली। अब ये पता है कि जो आगे A से B पे आई, B से C पे आई, अब ये B से C पे किस तरीके से एक्सपेंड हो रही है, ये बोला है एडियाबैटिकली। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, Q 0 होता है, तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि जो Q है B से लेके C तक क्या हो गया, 0 हो गया। तो टेबल याद होगी तो आप फटाक से यू कैन डू दिस। ओके, तो हीट का फॉर्मूला वी नो वेरी वेल, Q इक्वल टू U प्लस W। अब यहाँ पे हमें 0 क्या मिल गया, हीट 0 मिल गई, तो U एंड W बोथ विल बी इक्वल, मतलब माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे क्या गिवन है हमें, एज यू कैन सी कि जो वर्क डन है वो कितना गिवन है, 400 जूल गिवन है। तो दैट इज द फॉर्मूला, Q इक्वल टू U प्लस W। ओके, U इज इंटरनल हीट, W इज वर्क डन। तो यहाँ पे क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट क्या होती है, 0 होती है। तो जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा, बस साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो अगर अब यहाँ पे हमें वर्क डन कितना गिवन है, 400 जूल है, तो इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -400 जूल। ओके, तो व्हेन द गैस रिटर्न टू A, अब आगे बोला है कि ये साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, गैस फिर से रिटर्न होके आ रही है, तो ये 100 जूल, इट एग्जॉस्ट 100 जूल ऑफ हीट
टू इट्स सराउंडिंग। तो इसने कितनी एनर्जी एग्जॉस्ट कर दी, 100 जूल ऑफ एनर्जी एग्जॉस्ट कर दी। हाउ मच वर्क इज डन ऑन द गैस अलोंग दिस पाथ। अब हमें यहाँ पे इस पाथ का वर्क डन निकालना है। तो देखो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इन द फर्स्ट सेकंड केस यहाँ पे क्या है, पूरा की पूरा साइक्लिंग प्रोसेस है, तो जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। दिस इज अ सिंपल सा कंसेप्ट, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां पे क्या होगा कि जितनी भी इंटरनल हीट है टोटल ऑफ कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तीनों की मिलके क्या होगी, 0 होगी। इन द सेम वे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करें तो क्यू क्या है, U प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पे अगर केस में इंटरनल एनर्जी 0 हो गई तो जो Q है वो किसके इक्वल हो गया, W के इक्वल हो गया। अब हमें तीनों प्रोसेस का लेना है, Q A से B, B से C और C से A। इन द सेम वे वर्क डन तीनों के लिए लेना है, A से B से C एंड C से A। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दी। अब हम 1 बाय 1 सबकी वैल्यूज पुट अप करते हैं। अब अगर हम A से B के केस में देखें, A से B के केस में देखें तो ये हमने डिफाइन किया कि जो Q है वो कितना होता है, 700 जूल। इन द सेम वे B से लेके C तक आए तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि B से लेके C तक तो क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कितनी होती है, 0 होती है, तो इसको 0 के इक्वल पुट अप कर दिया। अब आते हैं थर्ड केस में C से लेके A तक। तो इसने ये बोला है कि जो C से लेके A तक आते हो तो यहाँ पे कितने जूल की एनर्जी एग्जॉस्ट होती है, 100 जूल की एनर्जी क्या हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है। तो ऑफ कोर्स Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या है, U0 है, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, -100। ओके, यहाँ पे 100 है तो इधर आ गया -100। अब इन द सेम वे हम यहाँ पे सबका वर्क डन लिखते हैं। तो A से लेके B तक तो वर्क डन गिवन है 700 जूल, B से लेके C तक वी नो वेरी वेल कितना है वर्क डन, 400 जूल। तो W से लेके CA तक अब हम क्या है, इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हमारे पास सारी वैल्यूज है। तो नाउ यू कैन सी 700 से 700 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे -100 है, 400 यहाँ प्लस में है, इधर गया तो कितना हुआ, -500 जूल। ओके, तो बेसिकली हमें क्या मिला कि हम वर्क डन कितना किया है, -500 जूल का किया है। और माइनस का मतलब क्या है कि मतलब वर्क डन हमने किया है किस पे किया है, गैस पर किया है, वर्क इज डन ऑन द गैस। ओके, तो दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अ मोटर टायर पम्प्ड टू अ प्रेशर ऑफ 3 एटमॉस्फेयर सडनली ब्रस्ट। तो देखो यहाँ पे क्या है, कोई ऐसा मोटर टायर है जिसमें हमने कितना प्रेशर दिया है, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है। ओके, तो वो एकदम से क्या होता है, सडन बर्स्ट हो जाता है। तो इसका फाइनल प्रेशर क्या हो गया, 1 atm। ऑफ कोर्स बर्स्ट होने के बाद फाइनल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नियर बाय हम 1 लेके चलते हैं। कैलकुलेट द फॉल इन टेम्परेचर ड्यू टू एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब हमें क्या करना है, टेम्परेचर में कितना फॉल हुआ, ठीक है, वो हमें काउंट करना है। तो नॉर्मल केस में हम लोग यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेके चल रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, और वी कैन यहाँ पे गिवन है द टेम्परेचर ऑफ एयर बिफोर एक्सपेंशन इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो एज इट इज हमने टेम्परेचर दिया 27 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करेंगे, इसे कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो 27 प्लस 273 किसके इक्वल हुआ, 300 कैल्विन के। तो फाइनल टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है T2। तो बेसिकली हमें कैलकुलेट क्या करना है, T1 माइनस T2। तो ऑफकोर्स हमें रिलेशन आना चाहिए कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो प्रेशर वॉल्यूम या टेम्परेचर, तो वी ऑलरेडी लर्न दिस फॉर्मूला। आपको प्रेशर का वॉल्यूम के साथ, टेम्परेचर के साथ, तीनों के साथ फॉर्मूला आना चाहिए। तो यहां पे ये हो गया P, ऐसे लिखा PT इक्वल टू PT। तो ये P1 T1 और ये हो गया P2 T2। ओके, तो यहाँ पे P पे हम क्या लेके चलते हैं, 1 माइनस गामा, और T पे आता है केवल गामा। इन द सेम वे P2 पे क्या लेके चलेंगे, 1 माइनस गामा, एंड T2 पे क्या लेके चलेंगे, ओनली गामा। तो दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला यू शुड, आपको याद होना चाहिए। अब हम यहाँ पे सबकी वैल्यू लिख के चलते हैं। गामा की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 1.4। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन बना ली इससे, T2 बाय T1 इक्वल टू P1 बाय P2 एंड देन पावर लगा दी। ओके, तो T2 हमारे पास नहीं है। ऑफ कोर्स T1 की वैल्यू है 300 केल्विन, P1 की वैल्यू है 3, P2 की वैल्यू है 1। ओके, एंड आगे यहाँ पे आपने गामा की वैल्यू पुटअप कर दी। आपको आगे कैलकुलेशन पार्ट करना है, आप इसे सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द आंसर। वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस न्यूमेरिकल की एक मोटर टायर है जिसका इनिशियल प्रेशर क्या है, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो एकदम से क्या हुआ, बर्स्ट हुआ। तो फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अब यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है कि आपको कि जब यहाँ पे मतलब
ऑफ कोर्स जब इसका एक्सपेंशन नहीं हुआ था, ठीक है, एकदम से बर्स्ट नहीं हुआ था, तब टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेल्सियस। तो उसको हमने किस में किया, केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। फाइनल टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है, तो अगर हमें ये फॉर्मूला याद है तो ऑफ कोर्स हम लोग ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर फिनिश किया। इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट पार्ट थे, जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे जो एग्जाम में के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और जिनके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, केवल उन्हीं टॉपिक्स को हमने कंसीडर किया है। एज यू नो कि इसके अंदर जो हीट इंजन है, कार्नोट इंजन है, ये सारा पार्ट तो ऑफ कोर्स ऑलरेडी डिलीटेड है, तो उसको करके कोई मीनिंग भी नहीं था। तो जो भी यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली केस में न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, जो कंसेप्ट आने वाले हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट वी विल डू, हम 2020 एंड 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो टेक केयर ऑफ योर्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।